जोहार आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल अखरा पर। अखरा YouTube चैनल जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के यूजीसी नेट और एमए की पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। जो आप चैनल देख रहे हैं उसका नाम अखरा है। विगत कई दिनों से विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को नेट का पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको पूरा करवाया जा रहा है। हालांकि अभी जो मेरा फोकस है वो पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है, ताकि आप लोगों को ये उसके बारे में पता चल जाए कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कौन कौन से वो फोकस एरियाज हैं जहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक बार फिर से विनम्र निवेदन के साथ कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं वो सबसे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। इसके बाद एग्जाम हुआ ही नहीं, इसके बाद जो भी एग्जाम होगा वो आप लोग देंगे, तो ये सबसे लेटेस्ट है। तो सबसे लेटेस्ट जो एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने में मदद करेगा। तो ये जो एग्जाम हुआ था अभी सबसे लेटेस्ट वो 21 जनवरी 2025 को हुआ है ना। ये सबसे लेटेस्ट है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को और फिर उसके बाद आप इस पर और भी चर्चा की जाएगी। इसके विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। जैसे जैसे आप लोग कमेंट वगैरह में शेयर करते जाएंगे, बातचीत जैसे हमारे और आपके बीच में बातचीत शेयर होगी उस हिसाब से वीडियोज भी मिलते जाएंगे आप लोगों को। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 1 से 50 तक पेपर 1 का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 51, 2001 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित शहरों को आदिवासियों की संख्या के अनुसार वरीयता क्रम में लिखें। वरीयता क्रम का अर्थ यह हुआ कि 2001 की जनगणना जब हुई थी तो उस दौरान सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो किस जिले का था। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या रहेगी उसको सबसे पहले रखेंगे। तो आप देखिए पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला और दुमका इसके विकल्प हैं। तो इसका जो है ना सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो अब देखिए ए कहां पर है, तो ए सी डी बी, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। बाकी में और कहीं पर विकल्प में ए तो है नहीं। तो पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम के बाद गुमला, गुमला के बाद है दुमका और दुमका के बाद है सिमडेगा। तो पहला नंबर में ये है, दूसरे नंबर में ये है, तीसरे नंबर में ये और चौथे नंबर में सिमडेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52, राजमहल क्षेत्र में सन 1773 ईस्वी में कौन अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था। तो जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था उसका नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड, है ना, ऑगस्टस क्लीवलैंड। ये इसका सही जवाब होगा। अब देखिए ये झारखंड से दोनों सवाल अभी तक झारखंड स्पेसिफिक थे। तो झारखंड स्पेसिफिक जो सवाल होते हैं झारखंड वाले पे भी ध्यान दिया कीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 53 पर। खोरठा के अनन्य उपासक पानुरी जी, ठीक है, ये पुस्तक का नाम, संस्मरण का नाम है। शीर्षक संस्मरण के लेखक इनमें से कौन है। तो डॉक्टर विनोद कुमार और विकल्प में है, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, विकल्प शास्त्री या शिवनाथ प्रमाणिक। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, विकल्प शास्त्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्योंकि ये तो फैक्चुअल है तो इसको कुछ एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है, और अब एक्सप्लेन करने से कई बार वीडियोस लंबी हो जाती है तो शायद आप लोगों को दुविधा होती है देखने में। वापस से देखिए, अभी भी क्वेश्चन कहां से आ रहा है, झारखंड स्पेसिफिक का है। निम्नांकित कौन कौन जातियां एक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। पहले तो ये गलत है, आती हैं। बताइए, नेशनल लेवल के एग्जाम में भी इतनी अशुद्धियां हो जाती है, वो भी सामान्य से शब्द में। खैर मान सकते हैं कि मानवीय गलतियां होंगी वो। तो ऑप्शन है बिरहोर, असुर, भूमिज या सौरिया पहाड़िया, है। तो 54 नंबर का सबसे देखिए
बिरहोर तो नहीं आते हैं। एक मिनट रुकिएगा। बिरहोर जो है, बिरहोर, असुर और भूमिज, हाँ, बिरहोर, असुर और भूमिज ये तीनों एक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप में से यदि कोई कई लोग हैं जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हैं और कई लोग ऑनलाइन क्लासेज वगैरह यदि देते हो, तो उनके पास कुछ एप्लीकेशन वगैरह हो जिससे ये वीडियोस या तो ये क्लास को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे, या तो फिर किसी तरह मतलब कमेंट, आपको आपकी सहायता चाहिए मुझे ताकि ये वीडियोस वगैरह आप तक और अच्छे तरीके से पहुंच पाए, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आ जा रहा है बीच में, तो उससे समस्या हो जाती होगी, मैं समझता हूं। फिर भी आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में इस तरफ है कहानी, कहानी की सूची है, उस तरफ लेखक की सूची है। आपको बताना है कि कौन कहानी किस लेखक ने लिखा है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कहानी है उबार, हेराइल हंसी, थाकल राही, बोनेक लोर। तो इसका देखिए, उबार को लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने, है ना, खोटा कहानी है। हेराइल हासी को लिखा है पंचम महतो ने। थाकल थाकल राही को लिखा है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने। और बोनेग्लोर हो जाता है चित्तरंजन महतो चित्रा। तो देख लीजिए ए का 2, तो ए का 2, ए का 2 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। तो 55 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। मुंडा जनजाति के कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया है? पंकु, पहले तो क्वेश्चन कुछ और पूछ ही दिया गया है यहां पर, और फिर ऑप्शन कुछ और दिया गया है। किस किस भागों में विभक्त किया गया है पूछा जाना चाहिए, कितने भागों में। तो खैर देखते हैं। पहले तो पंकु सही है, ठीक है, नगड़ा सही है, और खिरसी, ये 3 ऑप्शन सही हैं। तो देखिए ए सी डी जहां पर होगा वो ऑप्शन सही होगा। ए बी सी है, बी सी डी, ए बी डी और ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 57। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 3 पुस्तक निम्नांकित में कौन कौन है? ठीक है, तो निम्नांकित में से डॉक्टर मुंडा की जो पुस्तकें हैं वो शैलेंद्र है, हिसिर उनकी पुस्तक है, और मुंडारी पाठ, गांधी कथा उनकी पुस्तक नहीं है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58 में इस तरफ गीत दिया हुआ है और उस तरफ राग दिया हुआ है। सूची 1 में गीत की सूची है और सूची 2 में राग है। तो आप गीत पढ़ लीजिएगा और इस तरफ राग है, क्योंकि ये समय लगेगा पढ़ने में। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ देव दर्शन प्रभु लेऊ भोग भात, नाथ के भोग भात, ये जो है ना वो मर्दानी झूमर है। ठीक है, मर्दानी झूमर है। राकस कर 3 नाम, मंदमांस जुबा पान, पी खाए सुंदर तने, रोग के लगाए कहां को हूं, ये लुझरी है। दुख काटते हैं एके मन सुखे रहे, सबे मन तोड़ दुख सब कले आनंद, ये अंगनई है। और तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इसका ए का ए ही है, बी का बी ही है, और सी का 3 है, डी का 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़े आगे क्या। आई होप कि क्वेश्चन वगैरह देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जा रहा है। अभी तक ज्यादातर सवाल आपको कहां से आए हैं? झारखंड की लोक परंपरा, है ना, झारखंड की परंपरा, साहित्य, या तो साहित्यकार से सवाल आए हैं आपको। हाँ या नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में, कुरमाली कवि महिपाल का जन्म किस गांव में हुआ था? वापस से देखिए ये सवाल है आपका झारखंड से ही स्पेसिफिक, हालांकि कुरमाली से है, पर हाँ ये सब चूंकि जो फेमस है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में,
तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुरमाली कवि महिपाल का जन्म किस गांव में हुआ था? कुरमाली कवि महिपाल का जन्म नागेडी में हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में वाक्य की रचना में परिवर्तन के कौन से कारण हैं? अब देखिए यहां पर आपको मिल गया हिंदी के भाषा विज्ञान से सवाल, ठीक है, भाषा विज्ञान का सवाल है ये। और यहां पर सिर्फ वाक्य रचना में ही परिवर्तन नहीं, ठीक है, शब्दों में जो परिवर्तन होता है, शब्द परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, ये सभी पढ़ना है आपको। तो उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी कभी, जब आपको आपकी आवश्यकता होगी कि हाँ इन सब चीजों पर भी बात करनी है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का जैसा ट्रेंड दिख रहा है, आप लोग जहां पर ज्यादा इंगेज कर रहे हैं मेरे वीडियो से, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूं, और इसलिए भी क्योंकि अभी चूंकि एग्जाम सामने है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही आवश्यकता है। तो वाक्य रचना में परिवर्तन के कौन से कारण हैं? अन्य भाषा का प्रभाव, हाँ बिल्कुल, अन्य भाषा के प्रभाव से वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाते हैं। ध्वनि परिवर्तन से विभक्तियों और प्रत्ययों का घिस जाना, बिल्कुल, ध्वनि परिवर्तन से विभक्ति और प्रत्यय घिस जाते हैं, ये सही ऑप्शन है। स्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, हाँ ये भी होता है। जैसे कि देखिए कई बार हमारे आ, मतलब हम ज्यादा स्ट्रेस देके कोई चीज बोलना चाहते हैं, तो इस वजह से वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। ज्यादा मतलब हम किसी शब्द पर ज्यादा इंफेसिस दे देते हैं, ज्यादा जोर लगा देते हैं, तो ये भी हो जाता है। और कई बार स्पष्ट बोलने के लिए जानबूझ के हम लोग फिर उसको परिवर्तन कर देते हैं। ये मतलब ह्यूमन एरर है, मानवीय बिहेवियर है, तो चलता है। लेकिन हाँ, ए बी और सी तो अभी तक सही है। अनवीनता नहीं, अनवीनता के का मतलब, देखो नवीनता के कारण वाक्य में परिवर्तन होता है, अनवीनता नहीं, ठीक है। बोलने वालों की मानसिक स्थिति में अपरिवर्तनशील, इसको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्थिति में अपरिवर्तनशीलता नहीं मानी जाएगी। तो ए बी और सी सही ऑप्शन है, मुझे लग रहा है ए बी सी कहीं पर है, तो देखते हैं, बी डी ई है, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। पंचपरगनिया के शब्द के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो पंचपरगनिया के शब्द के मुख्यतः 3 भेद हैं, ठीक है। यूजीसी नेट के आंसर में भी इसे 3 ही माना गया है। तो उसी पर हम चलते हैं, जहां से क्वेश्चन मार्क्स मिले उस पर चलेंगे। जो सही मानेगा यूजीसी नेट का आंसर की जो सही मानेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 62। गोसाई हित हरिवंश किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? अब देखिए ये हिंदी साहित्य से आ गया है आपको, है ना, हिंदी साहित्य या तो भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो आपका है उससे आ गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो राधा वल्लभी संप्रदाय होगा। राधा वल्लभी संप्रदाय, गोसाई हित हरिवंश इसी संप्रदाय के थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पार करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, है ना। 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है, शायद आप लोगों को समस्या होती हो। इस तरफ गीत गीत है, और इस तरफ किन अवसरों पर वो गीत को गाया जाता है ये बताया गया है। अब देखिए इसको मिलाइए आप लोग। डमकच है, अंगनई है, फगुआ है और जदुरा है। तो आप जानते होंगे कि डमकच को है वो विवाह और शादी के अवसर पर गाया जाता है ना। और डमकच जब पुरुष वर्ग जो है वो शादी वगैरह से चला जाता है, मतलब बारात में चला जाता है, तो स्त्रियां ही बची रहती हैं घर पे, और मतलब रात भर जगी रहती हैं, रात जग्गा करती हैं, और वहां पर डांस वगैरह के माध्यम से, गीत वगैरह के माध्यम से एक दूसरे का मनोरंजन करती रहती। तो डमकच का जो होगा विवाह शादी के अवसर पर। देखिए तो ए का 2 कहां पर है? तो ए का 2 मतलब मैं देख लेता हूं कि यदि एक से मेरा सॉल्व हो जाएगा तो मैं बाकी आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ए का 2 यहां पर है, बाकी में किसी में ए का 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, फगुआ जो होली के अवसर पर गाया जाता है, बहुत आसान सा सवाल है ये। और यदि फगुआ वाला पे भी आते तो हमको लगता है सी का जो है वो 1 है, तो सी का 1 कहीं और नहीं था। तो इनमें से कोई एक भी आता था, यदि आता हो आपको, तो वो सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। आते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 64 में। 1957 ईस्वी में सहनी उपेंद्रपाल नहन की प्रकाशित गीत का क्या नाम है? तो देखिए ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आंसर जो इसका है वो है उल्हना, ठीक है। नेट का जो आंसर की है ना,
उसमें इसे उल्हना माना है। और आपको आवश्यक भी नहीं है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ कट ऑफ पार करना है। आप दोनों पेपर 150 में से मिला के यदि आप 100 क्वेश्चन आज तक ये कट ऑफ गया नहीं है, 100 क्वेश्चन का भी टारगेट मानकर चलें 150 में से, है ना, तो आपको लगभग लगभग मतलब आप कट ऑफ तो क्रॉस कर जाएंगे। वो भी जनरल कट ऑफ कह रहे हैं, 95 से 97 ही मैक्सिमम जाएगा तो जाएगा, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और बाकी यदि कैटेगरी रैंक है तो कैटेगरी में और कम जाएगा। तो हाँ मतलब, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, पेपर 1 को आप नकार के नहीं चल सकते हैं। पेपर 1 को मत नकारिए, बिल्कुल मत नकारिए। और पेपर 1 किसी को लगता हो कि हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ कई बच्चे पढ़ रहे हैं, और यदि आपको पेपर 1 पढ़ना हो, है ना, तो मेरा जो प्राइवेट क्लासेज है ना, ऑनलाइन क्लास चलता है, हर वीक में हर 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, एक संडे को टेस्ट होता है। तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, कमेंट वगैरह पे बताइएगा, या तो कमेंट में इस बार डिस्क्रिप्शन में मैं फोन नंबर भी डाल दूंगा, तो उसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उस पेपर 1 की बात होगी। पेपर 1 में कम से कम आप समझ के चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और पेपर 2 में आपको सॉल्व करना पड़ेगा मतलब 70 से 75। यदि इतना दोनों इसका टारगेट लेके चलते हैं तो आपका हो जाएगा। जनरल कट ऑफ के बात बता रहा हूं मैं ये, है ना। और फिर अगर यदि कैटेगरी में है तो कुछ कम जाएगा, बहुत ज्यादा तो कम तो जाता नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 65। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस विद्वान ने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, हो सकता है आप लोगों को मेरे बारे में जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे। मैंने एक पहले प्रयास में मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और अब मैं शोध कर रहा हूं, है ना, खोरठा विषय में। और इसका किए मतलब रिसर्च करते हुए भी मुझे 1 साल हो चुका है, 1 साल से ज्यादा ही हो गया। तो मैंने जो तरीके अपनाए पढ़ने के, या तो जो जिन चीजों पर मैंने फोकस किया, उसके बारे में भी यदि एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को तो मैं वो भी शेयर करने के लिए तैयार हूं। उस पर भी एक वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूं कि आखिर इसको क्वालिफाई करने के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अभी उस पर चर्चा करेंगे। यदि हाँ आवश्यकता होगी तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ कैसे मैंने। और अच्छा, मैंने मात्र 2 महीने पढ़ाई की थी, ये भी बात बता दूं, ठीक है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, मात्र 2 महीने की पढ़ाई में मैंने निकाला। और हाँ, निकाला जा सकता है 2 महीने की पढ़ाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में बढ़ते हैं। इसका आंसर बता दिया मैंने आपको, सर विलियम जोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में बढ़ते हैं। आखिरी कलाम पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? अच्छा देखिए, ये हिंदी का सवाल है ना, हिंदी साहित्य से। इससे पहले जो आपका सवाल पूछा जाता रहा वो पूछा जाता है आखिरी कलाम किनकी रचना है, और अब क्या पूछा गया कि आखिरी कलाम पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो अब देखिए, क्वेश्चन है ना, लगभग लगभग वहीं से बन रहा है, सिर्फ क्वेश्चन के तरीके बदल जा रहे हैं ना। क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जा रहा है, कुछ और पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का पार्ट ये आखिरी कलाम बार बार कई दफा पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आखिरी कलाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67। इस तरफ सूची 1 है, इस तरफ सूची 2 है, और देखते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो इधर भूइहर है, खूट भूत है, भूइहरी है और रैयत है। अब मुझे लगता है ये जो भूइहर है वो जमीन का प्रकार है ना, और रैयत भी जमीन का ही प्रकार है। अब खुटभूत, खुटभूत मतलब ये हुआ कि अपना खूटा, मतलब समझते हैं अपना खूटा, मतलब अपने परिवार के लोग, या तो एक जैसे मान लो एक ये आदमी है, ठीक है, इसका परिवार बढ़ा, इसके 4-5 बेटे हो गए, ठीक है। अब इसका भी परिवार बढ़ा, तो इसका खूट ये हुआ, इसका खूट, इसका भी परिवार बढ़ा तो इसका खूट हुआ, सब एक खूटा के हुए, है ना। मतलब एक ही, जहां उद्गम स्थल जो है वो एक है सबका, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, खूट भूत कहा जाता है मतलब अपने ही पूर्वजों को कहा जाता है, मतलब अपने जो पूर्वज रह गए, जो जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता है खुटभूत। तो देखिए, खुटभूत का ऑप्शन, वन सफाई की गई भूमि अपने अपने खुट वंशों की हुई, भूइहरों के बाद बसने वाले वासिंदे, कुछ पूर्वजों की आत्माओं को खुटभूत कहा गया। हाँ बिल्कुल सही, खुटभूत, कुछ पूर्वजों की आत्माओं को खुटभूत कहा गया। तो बी का 3 देखिए, तो बी का 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
बाकी और मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं, एक से मेरा सवाल ये सॉल्व हो गया। अब देखिए ए का 4 भूइहर मतलब सबसे पहले वन साफ कर कृषि कर प्रारंभ किया गया। इसी तरीके से जो डी का है वो भूइहरों के बाद बचने वाले बासिंदे को रैयत कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। खोरठा के किस रूप को खास पैलिया कहा गया है? तो खोरठा के शिखरिया रूप को खास पैलिया कहा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। खोरठा को अलग अलग रूपों में बांटा गया है, अलग अलग मतलब भागों में विभक्त किया गया है, पार नदियां वगैरह अन्य अन्य है, तो उनको भी देख लीजिएगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये सब सवाल चूंकि जनरल एक ही पेपर सबके लिए आता है, तो इस तरह के सवाल मतलब भीतर से सवाल किसी खास विषय से, किसी खास भाषा से नहीं आना चाहिए था, पर फिर भी ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। बांग्ला उपन्यास करुणा किस उपन्यासकार की रचना है? तो देखिए इसमें कुछ चेंज किया है। पहले इसमें बांग्ला रामायण पे सवाल आते थे, लेकिन अब बांग्ला उपन्यास करुणा, तो कुछ कुछ जो फेमस बांग्ला उपन्यास हैं उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और बांग्ला उपन्यास से आते हैं क्वेश्चन, उड़िया उपन्यास से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। बांग्ला उपन्यास करुणा किस उपन्यासकार की रचना है? बांग्ला उपन्यास करुणा जो है वो राखल दास बंदोपाध्याय की रचना है। राखल दास बंदोपाध्याय की रचना है करुणा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है, ये किसकी युक्ति है? देखिए ये भारतीय काव्य शास्त्र से सवाल आ गया है आपको। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, इन पे भी सवाल रहता ही, हमें मतलब ज्यादातर समय मैंने देखा है कि इससे भी सवाल रहता है, और काव्य शास्त्र से एक सवाल तो रहता ही रहता है। तो आप देखिएगा इनका शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है, ये इसको कहा है आचार्य भामा ने। इनकी एक उक्ति है, इनका एक मतलब संस्कृत में एक वाक्य है, तो उसमें उसका अर्थ निकलता है कि शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य है। क्वेश्चन नंबर 70 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में इस तरफ सूची दी हुई है, दूसरी तरफ भी सूची दी हुई है, स्थान और उस तरफ राजवंश का। तो स्थान है छोटा नागपुर, पंचेत, पलामू और सिंहभूम। तो आपको बताना है कि छोटा नागपुर में कौन सा राजवंश था। ठीक है, तो छोटा नागपुर में देखिए नागवंश थे, है ना, इसीलिए नागपुर नाम पड़ा। पंचेत में गोवंश थे। तो ए का 3 और बी का 4, अब देखिए ए का 3 बी का 4 कहीं पे है क्या? ए का 3, अच्छा एक ही ऑप्शन में, हाँ, तो ए का 3 और बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में देखते हैं ललित कलाओं में से सबसे ऊंचा स्थान किस कला को दिया जाता है? तो सबसे ऊंचा स्थान जो है वो काव्य कला को दिया जाता है ना। इस पर और कोई चर्चा नहीं करेंगे, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, काव्य कला को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। साहित्य लोचन पुस्तक के आधार पर दृश्य काव्य में कौन कौन सी विधाएं आती हैं? दृश्य काव्य का मतलब यह हुआ कि वो सारी चीजें, वो तो साहित्य का वो रूप जिसको हम देख भी सुन सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दृश्य काव्य वो सारे हुए। तो अब देखिए ए बी, एक तो नाटक तो सही है ऑप्शन। ठीक है, नाटक सही ऑप्शन है, और एकांकी एक नाटक का ही एक रूप है, तो एकांकी भी है। तो बी और सी देखिए कहां पर है, बी और सी। रेडियो तो हो नहीं सकता क्योंकि रेडियो को हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, रेखा चित्र हो नहीं सकता क्योंकि इसको हम सिर्फ देख सकते हैं। तो डी और ई जहां पे होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी है, इसमें ई है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें डी है तो ये गलत हो जाएगा। तो ए बी और सी होगा। जैसे देखिए अब रूपक के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने दो आंसर के आधार पर पहला क्वेश्चन सही कर लिया कि ए बी और सी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप एलिमिनेट करके कि कौन सा गलत है उसके आधार पर, जरूरी नहीं कि हर बार आप सही ही जाने, जो गलत है वो भी जान सकते हैं कि अच्छा ये नहीं होगा, है ना, तो उसके आधार पर भी आप काट सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी और इसका विकल्प ए बी और सी सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नांकित में कौन विकल्प सही नहीं है? ठीक है, पहला पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है आदिवासी लोकगीत संगीतमय रचना होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है।
आदिवासी लोकगीतों में लोक जीवन की संस्कृति छुपी होती, बिल्कुल सही बात है। आदिवासी लोकगीतों में लय की प्रधानता होती, बिल्कुल सही बात है। आदिवासी के सभी लोकगीतों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जरूरी नहीं है कि सभी में प्रयोग हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। मतलब देखिए यहाँ पर पूछा था सही नहीं है ना? तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, सही पढ़ के कि सर आप 3 वाला में टिक किए और ऑप्शन दे दिए हैं कि 4 सही होगा, नहीं। मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है और वही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। इस तरफ सूची है और उस तरफ जनजातियां हैं, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना? पूछा गया है कि मध्य भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से जनजातियां रहती है, पश्चिम भारतीय क्षेत्र, दक्षिण भारतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी हिमाचल क्षेत्र। तो इसका जो है ना, ए का जो है मध्य भारतीय क्षेत्र में संथाल रहते हैं, मुंडा रहते हैं, उरांव, भूमिज, कोटा, लोथा, खोंड, गोंड, भील, कंवर एवं बैगा। तो ए का 2 होगा। तो ए का 2 देखिए तो कहां पे है? ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, मध्यकालीन कुरमाली कवियों को वरीयता क्रम में सजाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो बिनंद सिंह को माना गया है, सबसे बड़े थे, है ना, बिनंद सिंह। उसके बाद जो है वो भाव पितानंद ओझा, उनके बाद दीना ताती और दुर्योधन दास। तो ये बी सी डी ए ऑप्शन जो है इनका वो सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार बाकी कवियों के भी विभिन्न जो विषय हैं, विभिन्न जो भाषाएं हैं, उनके कवियों को भी एक बार देखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अल्लाह और उदल गीतात्मक काव्य की रचना किस कवि ने की थी? भट्ट, केदार, मधुकर कवि या जगनीक या राजा परमार? तो जगनीक इसका सही विकल्प हो जाएगा। जगनीक ने अल्लाह और उदल गीतात्मक काव्य की रचना की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, काव्य के उपकरणों में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? काव्य के उपकरणों में देखिए फिर से काव्य शास्त्र से सवाल पूछा गया है और काव्य के उपकरणों में सौंदर्य को शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल। रमणीय अर्थ को बिल्कुल। काल्पनिक इच्छा को भी रहने देते हैं। अलंकार और रस, हाँ बिल्कुल, बिना अलंकार और रस के तो काव्य का कोई मतलब है ही नहीं। अलंकारिता ही तो उसका सौंदर्य है। तो काल्पनिक इच्छा, इसको शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और ये है क्वेश्चन नंबर 79, दक्षिण भारत की प्रमुख द्रविड़ भाषाओं को क्रमानुसार लिखें। ठीक है, तो क्रम के अनुसार, क्रम तो साफ साफ स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस, मतलब क्या, किस आधार पे क्रम ये पूछ रहे हैं, लेकिन जो इसका विकल्प माना गया है, मुझे आंसर कहीं देखना पड़ेगा इसके लिए। तो इसको तमिल को सबसे पहले माना गया है, मुझे जहां तक स्मरण है, तो तमिल है और उसके बाद तेलुगु है। तो डी बी, उसके बाद ए, देखिए तो डी बी कहाँ पे है? डी बी ऑप्शन नंबर 2 में है, डी बी और ए, उसके बाद सी। तो तमिल के बाद पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा और यहाँ पे चौथा। ठीक है, आते हैं, बढ़ते हैं 79 से अब 80 में। भूमि जनजाति के कौन कौन गोत्र हैं? अच्छा, तो भूमि जनजाति के पत्ती, हाँ है, ठीक है, और केलचू नहीं है, जेवला है और गोलचू है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? 80 के बाद 81 में, एक चकता रउद कहानी के नायक रंथु सिंह कहाँ डेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, कहां पर कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं? वह इंदिरा में। तो कहानी के इतने भीतर से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि बाकी जरूरी नहीं है कि बाकी भाषा वाले विद्यार्थी ये कहानी पढ़े हों, तो उनको उन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि ये खोरठा का विद्यार्थी है और मान लीजिए ये संथाली भाषा का विद्यार्थी है, ये है संथाली, ये है खोरठा। तो आखिर इस क्षेत्र पर तो खोरठा वालों का अधिकार है ना, यहाँ पर तो खोरठा भाषी का ज्यादा पकड़ होगी, इन पर संथाली। लेकिन जहां पे ये दोनों मिलते हैं उस पर सवाल होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए पेपर एक ही होता है।
तो इतने भीतर से सवाल तो नहीं पूछा जाना चाहिए था, फिर भी चलिए अब पूछ दिया है तो क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनाने वाले को समझना चाहिए ये बात। कोड़ा जनजाति के परंपरागत पंचायत व्यवस्था कौन कौन पद होते हैं? ठीक है, तो महतो सबसे प्रमुख पद है, हाँ सही है। ठीक है, परमाणिक दूसरा पद है, सही है। और जोग मांझी संदेश वाहक होता है, बिल्कुल सही है। ठाकुर बैठक बुलाता नहीं। तो ए बी और सी, ए बी सी देखिए कहां पर है, ए बी और सी ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नागवंशी राजाओं की राजधानी कौन कौन थी? तो नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया थी। ठीक है, चुटिया देखिए कहीं पे है क्या? अच्छा, ए के साथ बी कई जगह पे, तो चुटिया थी। हापा मुनि थी, तो बी सी भी है, तो बी सी कहीं है क्या साथ में? बी सी बी सी बी सी और बी सी यहाँ पर भी छोड़िए। तो खुखरा भी था, तो बी सी डी है ना, बी सी डी देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार झारखंड का अभी तक सवाल बहुत ज्यादा मिला है हम लोगों को, है ना। 51 से शुरू किए हम लोग, 83 तक पहुंच गए, ज्यादातर सवाल झारखंड से ही मिला हुआ है। हो सकता है 100 के बाद सवाल हो बाकी सबसे, पर अभी तक तो यही है। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, लाल सी पुस्तक है डॉक्टर सत्येंद्र की, लोक साहित्य विज्ञान के नाम से। तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, उससे सवाल सॉल्व हो जाता। 85, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। अब देखिए महाप्राण और अल्प प्राण ऐसे करके 2 भेद किए जाते हैं, तो 2 भेद हैं। ठीक है, 86 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, भाषा और विभाषा में वही अंतर है जो पहाड़ और पहाड़ी में है, ये मत किस भाषा वैज्ञानिक का है? ये मत जो है वो डॉक्टर गियर्सन का है, और डॉक्टर गियर्सन ने भारतीय भाषाओं पर खूब सारा काम किया है ना डॉक्टर गियर्सन ने। मतलब हिंदी में भी इनका बहुत, हिंदी मतलब समझिए कि हिंदी को डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले पहले किया, दस्तावेजीकरण जो किया हिंदी भाषा के रूप में, वो डॉक्टर गियर्सन ने किया। और डॉक्टर गियर्सन पर मतलब भारत के विभिन्न भाषाओं पर बहुत सारा काम है, हिंदी पर बहुत बड़ा काम है इनका। तो हाँ, एक महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर गियर्सन। 86 के बाद 87 पर आते हैं, अविभाजित मुक्त रूप ही शब्द है, ये किस भाषा शास्त्री की परिभाषा है ना। ये इसको माना गया है ब्लॉक तथा ट्रेगर के, है ना। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन भी है, और दूसरी बात इस पर मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इस पर और पढ़ने की आवश्यकता है मुझे, जो कि मुझे लगता है कि भाषा विज्ञान पे मिल जाएगा। हाँ, क्लासेज वगैरह लूंगा तो ये सारे कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा उसके लिए, लेकिन क्लासेज लेने के लिए आवश्यक है कि बच्चे सबसे ज्यादा जुड़े, कम से कम 500 तो जुड़ जाएं। यहाँ पर बच्चे एग्जाम देते हैं, 2-2 हजार लोग देते हैं एग्जाम, तो कम से कम 2000 लोग तैयारी तो करते होंगे कि ऐसे ही एग्जाम दे देते हैं, सबके पास 700 रुपया फ्री का है क्या? तो यदि एग्जाम दे रहे हैं तो तैयारी के साथ दीजिए, और नहीं दे रहे तो थोड़ा वेट कर लीजिए। हर 6 महीने में तो एग्जाम होता ही है, तो थोड़ा वेट करके एग्जाम दीजिए, 700 रुपये बर्बाद मत कीजिए, और अपने अटेम्प्ट को, अपने प्रोत्साहन को खराब मत कीजिए। और अच्छा लगता है यदि पहले अटेम्प्ट में पहले प्रयास में मिल जाए जीआरएफ, तो अच्छा लगता है ना। हल्के में मत लीजिए कुछ भी, कि बस ऐसे ही जाएंगे और निकल जाएगा, कुछ कुछ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो निकल जाएगा, तो ठीक है, किसी किसी के साथ लक फेवर कर सकता है। आप क्वेश्चन लेकिन इसलिए मत बैठिए एग्जाम में कि क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, और मार देंगे। क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है, उसकी प्रॉपर तैयारी कीजिए, है ना। 6 महीने देकर 6 महीने के बाद एग्जाम होता है, 6 महीने प्रॉपर तैयारी कीजिए और निकल जाता है। जब मैंने कहा कि मैंने 2 महीने में निकाला, तो आपका भी निकलेगा। दुलाल चंद्र मुंडा की कृति जो है इनमें से सेलेदोरहिसिर नहीं है, सूडासांगेन, सूडासांगेन इसका सही जवाब होगा, है ना, सूडासांगेन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, भारतेंदुकालीन किस लेखक ने हिंदी के हित साधन के लिए भाषा संवर्धिनी नाम की एक सभा स्थापित की थी? तो भाषा संवर्धिनी नाम की जो सभा स्थापित की थी, बाबू तोताराम ने की थी। ठीक है, अपने समय में हिंदी साहित्य पर जो बहुत अच्छा काम कर रही थी भाषा संवर्धनी सभा, और मतलब हिंदी भाषा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसके संस्थापक जो थे वो बाबू तोताराम थे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन से रस नाट्य शास्त्र में उल्लिखित हैं? देखिए अभी नाट्य शास्त्र की बात कर रहा था कि नाट्य शास्त्र से सवाल आते हैं। कौन से रस नाट्य शास्त्र में उल्लिखित हैं? तो करुण है, और भक्ति नहीं है, तो सी वाला देखिए आप काट दीजिए, पहले सी कहां पर है, सी और डी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो
हास्य जो है वो हास्य है ना, हास्य है। और अच्छा, दो दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए ए तो सही है और डी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर 3 में सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी माधुर्य नहीं है और वात्सल्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हमेशा से ज्यादातर बार मैंने देखा है कि ये नाट्य शास्त्र से सवाल रहे ही रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, खिरवाड़ जनजाति विवाह की बातचीत में किसे अपशकुन मानते हैं? तो किसे अपशकुन मानते हैं? सियार को अपशकुन मानते हैं। ठीक है, सियार को अपशकुन मानते हैं, ये नहीं होगा। अच्छा, किसे अपशकुन मानते हैं? हाँ, तो सियार को अपशकुन मानते हैं, हिरण को अपशकुन मानते हैं, और दुंदुभ पक्षी को भी अपशकुन मानते हैं, खरगोश को नहीं मानते। तो ए बी सी देखिए, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 में सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। भारतीय संविधान के सामाजिक वर्ग व्यवस्थाओं में आदिवासियों को किस श्रेणी में रखा गया? अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। ठीक है, इसको तो कोई आंख बंद करके भी मार दीजिए, अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। संथालों के धार्मिक विश्वास की कौन कौन 3 श्रेणियां हैं? तो बोमहोड़ मैंने तो नहीं सुना है। ठीक है, बोमहोड़ तो नहीं है। बोंगहोड़, तो सॉरी बोंगाहोड़, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, और साफा होड़ बिल्कुल सही है। होड़ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी सी डी कहां पर है? बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 में सही है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े। वनिता हितैषी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? वनिता हितैषी संपादक के जो पत्रिका थे वो जो थी, सॉरी, श्रीमती भाग्यवती थी, है ना, श्रीमती भाग्यवती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में, निम्नांकित में भवभूति के 3 नाटक कौन कौन हैं? अब देखिए ये संस्कृत साहित्य से सवाल आ गया है आपका, और इनके जो नाटक हैं वो देखिए, मुद्रा राक्षस जो है ना, इनका नाटक नहीं था। तो अब बी को काट दीजिए, जहां जहां पर है बी नहीं है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उनके नाटक जो मालती माधव उनका नाटक रहा, महावीर चरित भी और उत्तराम चरित भी उनका नाटक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अर्थ विज्ञान के आधार पर अर्थ की प्रतीति कितने प्रकार से होती है? अर्थ विज्ञान के आधार पर अर्थ की प्रतीति जो है वो 3 प्रकार से होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, वापस से भाषा विज्ञान से सवाल है। देखिए इस तरफ हम लोग को ज्यादातर भारतीय साहित्य से सवाल मिल रहे हैं, तो वो सब भी पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, मलुकदास किस मत के नामी संत थे? वापस से ये आपको आ गया है भक्ति काल से, हिंदी के भक्ति काल से सवाल मिल गया है आपको। अब बताइए कि कहाँ के थे? तो ये सगुण थे कि निर्गुण थे? तो आपको, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये निर्गुण मत से थे। मलुकदास जो थे वो निर्गुण मत से थे, है ना। भारतीय हिंदी साहित्य जो है वो उसको विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है, उसमें से एक आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, मतलब आदिकाल, मध्यकाल, और उसके बाद फिर आधुनिक काल। जो मध्यकाल है उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, और आधुनिक को भी बांटा गया है। उसी में से, इन्हीं में से आता है भक्ति काल भी, है ना। तो भक्ति काल भी आवश्यक है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो उसको भी पढ़ लेना आवश्यक है। निम्नांकित में गुलेरी जी की 3 कहानियां कौन कौन सी है? तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियां पूछी गई है आपको। उसने कहा था, इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, तो उसने कहा था, देखिए बी कहां पर है ना। तो आते हैं, जरा सा इसको और ऊपर कर ले हम, है ना। तो बी, बी तो सब में बहुत जगह है बी भाई, तो मतलब एक ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो उसने कहा था, बिल्कुल सही है। और गुलबहार उनकी कहानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सुखमय जीवन, हाँ बिल्कुल उनकी कहानी है, और बुद्धू का कांटा भी उनकी कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी सी और डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 में, कुरमाली साहित्य के पुस्तकों को काल क्रमानुसार सजाएं। तो जो करमाली के पुस्तक, सॉरी, कुरमाली के पुस्तक हैं, माफ कीजिएगा, वो
काल के अनुसार जो पहले आया उसको पहले सजाना है, जो बाद में आया बाद में सजाना है। तो सबसे पहले महिपाल ही है, ठीक है। उसके बाद कुरमाली, मुहजरा और आहना, ठीक है। उसके बाद कुरमाली भाषा साहित्यकार, प्रमुख कवि और साहित्यकार। उसके बाद कुरमाली व्याकरण। तो पहला है सॉरी, पहला है ये, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो डी सबसे पहले, डी दे सॉरी ए सबसे पहले, ए बी सी और डी, है ना। सॉरी, ए डी और सी और बी, ए डी सी बी। देखिए ए डी सी बी, तो मैं अपने ही लिखकर, सही लिखकर मैं कंफ्यूज हो गया। तो ए कहां पर है, ए है, डी है और सी है और बी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इतने देर से स्क्रीन देखते देखते आंखें चौंधी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 पर पहुंच गए हम लोग। कुरमाली प्रकीर्ण साहित्य के आमे बन तेतेरी डान तेतरइये डान वाक्य को किस विधा में रखा गया है। तो ये लोकोक्ति है, ठीक है, लोकोक्ति है। एक मिनट, हाँ, पेज सेलेक्ट कर रहे थे, लोकोक्ति है ये, है ना। तो अभी तक जो सवाल आपने देखा वो ज्यादातर यहाँ तक झारखंड से सवाल थे, हिंदी साहित्य से सवाल थे, है ना। और चूंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये समझने में मदद करेगा कि अच्छा ये जो नेट्स में सवाल आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। इस वाली कड़ी में इसको भाग 1 मान लेता हूं मैं और इसको यहीं तक रख देता हूं, है ना। पार्ट 1 है ये। अभी 100 तक क्वेश्चन करवाया गया है। अब अगली बार 100 से 150 तक करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो बहरहाल यदि आपको वीडियो पसंद आती है और आपको कुछ फायदा हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हो सकता है आपको लगता होगा कि अच्छा वीडियो देख के चल दिए और क्या ही होगा, है ना, मेरा काम तो निकल गया। नहीं, जब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाइएगा आप लोग तब तक फिर वीडियोस मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन से ही समझ में आता है कि अच्छा वीडियोस पसंद आ रही है लोगों को और लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। तो जितने लोग जुड़िएगा, ज्यादा जल्दी से जल्दी आप कम से कम 100 तो कीजिए, 100 तो कीजिए कम से कम, है ना। तो 100 तक पहुंचिए। 67 बच्चे मिले हैं अभी तक। वो भी बताइए कि इतने दिनों में इतने वीडियोस डाल दिए गए, 7 वीडियो डाल दिए गए, अभी 8वां वीडियो है, उसमें से मात्र 67 बच्चे हैं। तो सिर्फ वीडियो देख के भागिए मत, है ना। वीडियो देखकर भागने से मतलब आप बेईमानी कीजिएगा, हो सकता है आपके साथ भी बेईमानी हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो देखकर मत भागिए दोस्तों। और पुनः मैं कह रहा हूं, जिस YouTube चैनल पे आप वीडियो देख रहे थे उसका नाम अखरा है। अखरा चैनल जो आपके जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के यूजीसी नेट की तैयारी के लिए एवं एमए और यूजी के लिए प्रतिबद्ध है। आपको यहाँ पर नियमित रूप से वीडियोस मिलते रहेंगे और साथ ही खोटा संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं उसके भी तैयारी यहाँ पर करवा दी जाएगी। निश्चिंत रहें, पूरी तरीके से आश्वस्त रहें मेरे ऊपर। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, वो आप सब्सक्राइब करें, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए जोहार और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।